तो आज बात करेंगे परसेंटेजेस की। तो परसेंटेजेस क्या होता है? सो परसेंटेजेस बेसिकली हम एक फ्रैक्शन बनाते हैं जिसका डिनोमिनेटर हमने 100 बनाया होता है। तो वो नंबर जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते थे हम कितना परसेंट। तो एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने 40% लिखा हो तो उसका मतलब सिर्फ है कि वो 40 में हिस्सा है 100 में से। सो उसका डिनोमिनेटर है जो नीचे वाला, उसको 100 मान लेते हैं, 100 एज अ डिनोमिनेटर। तो 100 ओवर हो गया। और इसको कैसे हमने ब्रेक डाउन किया? परसेंट। तो पर का निकलता है हमारा वो डिवीजन वाला साइन, तो जिसकी वजह से ये लाइन बन जाती है। और सेंट, जैसे हम $1 में 100 सेंट होते हैं, तो सेंट का वैल्यू निकलता है 100, तो इसलिए डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ। तो वो हो गया परसेंटेज का। तो हम भी पहले हम एग्जाम्पल थोड़ा सा वार्म अप के लिए करेंगे कि उनको कैसे बदलना है, डेसिमल, फ्रैक्शन और परसेंटेज को एक दूसरे में से कैसे बदलना है। तो पहला जो एग्जाम्पल अभी जो किया हुआ है उसमें लिखा है 37%। तो जैसे अभी मैंने बताया था कि परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, तो वो बन जाएगा 37/100। और इसको फ्रैक्शन को हमने अगर डेसिमल में चेंज करना है तो हमको सिर्फ ये याद करना है कि हमने 2 बार डेसिमल प्लेस हिलानी है। तो वो कैसे हिलानी है? तो इधर मैंने लिख दिया 37। अगर 37 होता तो डेसिमल एंड पे आता है, क्योंकि ये होल नंबर है। होल नंबर के बाद ही डेसिमल प्लेसेस आते हैं, तो होल नंबर है तो डेसिमल प्लेस मतलब 7 के बाद है। तो इसको 2 बार राइट साइड पे भी हिलाना है, तो 1 और ये 2, तो मतलब वो डेसिमल प्लेस है जो वो इधर पहुंच जाएगा। और क्योंकि अभी कोई नंबर नहीं है आगे डेसिमल के, उसकी जगह पे हमने 0 डालना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 0.37, जो 37% का डेसिमल अगर बनाना हो। तो ऐसे ही हम एक्सरसाइज नीचे वाली करेंगे। तो तुम लोग अभी वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। तो अभी हम आंसर देंगे 25, जैसे अभी पहले बताया था कि ओवर 100 करना है। और इसका डेसिमल सेम 2 बार डेसिमल पॉइंट हिला के इसका आएगा 0.25। और ये याद रखना, इसमें फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होने वाला है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 25 के टाइम टेबल से, तो उसका बन जाएगा 1/4 आंसर। ओके, तो सही इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल भी कर लेते हैं। तुम लोग वीडियो पॉज करके अभी चेक कर लो आंसर सही आया है कि नहीं। 64/100। और इसको भी सिंप्लीफाई करने से हमने करना है इसको डिवाइड बाय 4 के साथ, जो इसका आंसर आएगा 16/25। ओके, तो ये हो गया फ्रैक्शन। और डेसिमल हमने सिर्फ 100 वाले पे सोचना है कि 64 को 2 बार डेसिमल प्लेस लगाना है, तो इसका आंसर आता है 0.64। तो अभी थोड़ी सी वार्म अप होगी कि डेसिमल और फ्रैक्शन और परसेंटेज का कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, परसेंटेज है क्या? अभी जब तुम लेसन में होते हो टीचर बताती है और परसेंटेज, अब तो अगर तुम्हें एग्ज़ाम में पास होना है तुझे 50% चाहिए। तो 50% होता क्या है? 50% ऐसा मतलब नहीं है कि बार बार तुझे 50 मार्क्स लेने हैं। तुझे पता होना चाहिए कि उस पेपर में फुल मार्क हैं कितने। ओके, वो टोटल मार्क कितने हैं। टोटल मार्क पता लगाने से फिर तुम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50% वो फुल मार्क का कितना हो रहा है। ओके, तो टीचर ने बताया कि पासिंग मार्क 50% है और अगले टेस्ट में 80 मार्क फुल मार्क है पेपर का, 80। तो तुम लोगों को सोचना है कि 80 का 50% क्या है। ये तो इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? What is 50% of 80? ओके, तो इसको अभी अगर मैथ्स में कैलकुलेट करना हो तो ये याद रखो कि ऑफ हमारा बन जाता है टाइम्स का सिंबल। ओके, ऑफ का मतलब होता है टाइम्स। सो इसको करेंगे टाइम्स 80 के साथ। और अभी जो 50 था, जैसे हमने पहले अभी किया था 50, इसको 50% में चेंज कर सकते हैं अगर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है।
तो हम अभी सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने से 10 प्लेस हट जाएगा और 10 प्लेस 8 से भी हट जाएगा, बिकॉज जो 80 है वो 50 के साथ टाइम्स हो रहा है और बाद में हंड्रेड्स के साथ डिवाइड हो रहा है। तो जो ज़ीरो हम पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उससे नंबर हमारा बड़ा नहीं होगा। तो 5 टाइम्स 8 आ जाएगा हमारा 40। तो इससे हम करेंगे 50% ऑफ 80, तो 40 है, क्योंकि 50% तो हमको सबको पता है कि आधा होता है, तो 40 का आधा हो गया 80 का, तो इसलिए 40 इसका आंसर है। और हमने इसमें टाइम्स किया, तो ऑफ को हमने टाइम्स बनाना है, तो बाद में सिर्फ उसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। तो अभी मेथड 2 सिखाता हूँ कि दूसरा मेथड कैसे था। तो दूसरा मेथड था कि हमने 50% को, जैसे हमने पहले किया था 50/100, तो 100 फुल मार्क था वो पेपर का, पर इस बार पेपर में फुल मार्क 100 नहीं है, 80 है। तो हमने इस बार जो मेथड 2 है ना, उसको हमने पार्ट ओवर टोटल का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि पार्ट ओवर टोटल 50% का बनता है 50/100। तो 50 तब आना था अगर उसका डिनोमिनेटर नीचे वाला 100 होता, पर हमारा टोटल मार्क तो 80 है, तो इसलिए इसमें अभी 80 का डिनोमिनेटर आएगा, पर हमको ऊपर वाला आंसर नहीं पता, तो वो हम डाल देंगे x। तो x वो नंबर है जो हमने ढूंढना है कि 50% तो 50/100 होता है, तो कितना ओवर 80 50% के बराबर होगा। तो इसमें भी हमने सही वैसे ही मैथ करनी है। तो x ढूंढने के लिए हमने 80 को दूसरी तरफ टाइम्स कर देना है। तो ये सही एग्जैक्टली जो हमने अभी अभी किया था वो ही बन गया। तो एक्चुअली दोनों तरीके आपको सही है करने में, अगर पता है कि ऑफ को टाइम्स करना है या फिर तुम पार्ट ओवर टोटल का स्ट्रेटजी करो, दोनों में ही आंसर तुझे सही ही आना है, 40 ही आना है। ओके, तो ये हो गया परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए जब टोटल मार्क 100 नहीं होता, तो वो कैसे निकालना है कि उसका परसेंटेज के से हिसाब से कितना बनेगा। तो अभी हम परसेंटेज कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में कि अभी किराया बढ़ रहा है, कितने बढ़ा रहे हैं, 10% बढ़ा रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, तो तब हम परसेंटेज की इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हज़म करने के लिए, मीन्स कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे उसका मीनिंग निकालते हैं, तो ये एग्जांपल अभी देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि एक गाड़ी पिछले साल टॉय कार $20 की बिकती थी और इस साल उसका प्राइस 15% बढ़ा दिया है, तो वो अभी कितने पैसे की हो गई है, कितनी उसकी कीमत कितनी हो गई है। तो हमने इसको सोचना है कि जो नया प्राइस होगा, जो नई कीमत होगी, उसको पुरानी कीमत और थोड़ा सा उसको बढ़ाना है, बिकॉज़ प्राइस बढ़ गया, तो कितना पैसा और ऐड करना है पुराने में। तो ऐसे हम सोचेंगे। तो हमको बताया गया है कि वो 15% बढ़ा रहे हैं पुराने प्राइस को, तो हमने देखना है कि 15% है कितना पुराने प्राइस का। तो 15%, जैसे हमने पहले मेथड 1 यूज़ किया था, हमने वो यूज़ करना है कि ऑफ को हमने बनाना है टाइम्स, फिर हम की कैलकुलेशन होगी। तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए हमारा आंसर आ जाएगा 3। ओके, 3 आएगा आंसर। तो मतलब हमारा $3 बढ़ाया है। तो अगर हमने लिखना हो तो फिर बढ़ेगा कि न्यू प्राइस होगा, जो इक्वेशन लिखी थी कि पुराना प्राइस कितना था, पुराना था 20 और अभी $3 बढ़ा दिए, क्योंकि 15% $20 के 3 बनते हैं, तो $3 बढ़ाने में हमारा आ जाता है $23। ओके, इसमें ध्यान देना है कि हमने कैसे कैलकुलेशन की थी। हमारी न्यू प्राइस हमने $20 और उसमें हमने 15% डाला $20 पे, तो उसका हम लिखेंगे 20
टाइम्स 15%, जो हमने पहले अभी किया था कि 20 ऑफ 15, तो 20 ऑफ 15। और इसमें तुम लोगों को ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमने जब दो चीज़ें मैथ में सेम होती है तो अभी माने कि ये 20 और 20, इसको हम कह दें कि वो a है, तो इसमें अभी हो रहा है a प्लस a, और ये माने हम 15% को b, तो जब a टाइम्स b होगा, मतलब क्योंकि हमने ये a समझाए, इसको भी a समझाए, तो इसको हमने b बना लिया, तो a टाइम्स b हम लिखेंगे ab, ओके, ab। और इसको करने के लिए हमने फैक्टराइजेशन सीखी है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि जो कॉमन टर्म है उसको बाहर निकालो, तो इसमें कॉमन टर्म जो दोनों टर्म्स में है वो है a, ओके। हम एक्सपेंडिंग का उल्टा कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, और इसमें बचेगा, हमने फिर सोचना है कि a अकेली नहीं थी, a एक्चुअली 1a थी, ओके। तो उसका जो 1 बचा है वो अभी ब्रैकेट में जाएगा, और प्लस कर रहे थे दूसरे टर्म में भी a थी जो बाहर निकाल दिए, और सिर्फ रह जाएगी b। ठीक इसी तरह यही लॉजिक अभी यूज़ करके हमने हमारी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, और इसको 20 जो a रहा बाहर, उसको लिखना है 1 प्लस 15%, ओके। तो ये ऐसे करने से हमारा एक फॉर्मूलर बन जाता है कि जो भी अगर परसेंटेज में इंक्रीज़ हो रहा है, हमने यही फॉर्मूला यूज़ करना है कि जो न्यू वैल्यू होगी वो होगी 20 मतलब जो पुराना वैल्यू था, ओरिजिनल वैल्यू, ओके, शुरू में था जो ओरिजिनल वैल्यू, उसको टाइम्स करना है 1 प्लस, क्योंकि अभी परसेंटेज हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, प्लस द परसेंटेज इंक्रीज़, ओके। तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला जो हमने याद करना है कि अगर परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है तो हमने याद रखना है कि प्लस करना है, क्योंकि वो बढ़ेगा, ओके। पुराना वैल्यू होगा उसमें, और उसमें थोड़े सा प्राइस बढ़ेगा, तो वो प्राइस बढ़ाने में पुराना वैल्यू फिर इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए हमने दोनों 20 को फैक्टराइज कर दिया, तो हमारा ये फॉर्मूला सिंप्लीफाइड हो गया। तो हमेशा सिर्फ यही करने की ज़रूरत है, हमको 2 कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले हम 3 ढूंढें फिर बाद में 20 में ऐड करें, हमने सीधा ही सारा ये फॉर्मूला में डालना है। इसका आंसर भी वही सही आने वाला है 23, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन से हमारा हो जाता है, ना कि हमको सेपरेटली करने की ज़रूरत है। ठीक बिल्कुल इसी तरह परसेंटेज डिक्रीज़ होगा, पर डिक्रीज़ मतलब होता है नीचे जाना, ओके, कि कम हो जाएगा। जैसे कि मोबाइल फ़ोन, अगर तुम नया फ़ोन ख़रीदोगे और 1 साल के बाद उसको बेचना चाहोगे तो वो कम प्राइस में बिकेगा, ज़्यादा प्राइस में नहीं बिकेगा, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, वो जिसका बैटरी ख़राब हो गया है, तो वो उतने पैसे में नहीं बिकेगा जितने का तो वो था, ओके। तो वो परसेंटेज डिक्रीज़ होगा उसमें। तो ये क्वेश्चन पढ़ लें कि पिछले महीने एक फ़ोन की कीमत $5000 थी, और इस महीने उसकी प्राइस 20% कम हो रही है, तो अभी उसका नया दाम कितना होगा, ओके, उसका दाम कितना होगा। तो अभी अगर इसकी कैलकुलेशन करनी है तो पहले हमने ढूंढना पड़ेगा कि 20% है क्या, ओके। तो हमारे दिमाग में होगा 20% ऑफ 5000 है कितना, तो वो उसकी मैथ करेंगे कि 20% ऑफ 5000, तो इसमें हम अगर जब ज़ीरो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा सीधा आता है 1000, तो $1000 है 20% का। तो इसका मतलब हो गया कि जो न्यू प्राइस होगा वो था पुराना प्राइस जो 5000, और इसकी कीमत $1000 कम हो गई है, तो मतलब है वो फ़ोन अभी $4000 में ही बिकेगा, उसकी $1000 कीमत चली गई, ओके। तो उसका प्राइस डिक्रीज़ हो गया। तो इसको अभी वापस पुराने आइडिया में सोचने के लिए, क्योंकि दोनों में हमारा 5000 इधर भी यूज़ हो रहा है
और 5000 हमारी जो 1000 कैलकुलेट करने में भी था। तो अगर हमको दोबारा लिखना हो बिना कैलकुलेशन से तो वो लिखना था कि 5000 था और उसमें से 5000 की 20% निकाल दिए। ओके, 5000 की 20% निकाल दिए। तो निकालने के लिए हमने किया माइनस। ओके, तो ये माइनस होगा क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, हमने याद रखो अगर पिछली बार इंक्रीज़ के लिए हम प्लस करते हैं पर डिक्रीज़ के लिए माइनस। तो इसका अभी वो आइडिया फैक्टराइजेशन का करना हो तो इससे बनेगा 1 माइनस 20%। ओके, तो इसका फिर कैलकुलेशन करने से यही आएगा कि 4000 बनेगा। तो $4000 आएगा। तो वो एक ही फॉर्मूला से मिल जाएगा, हमको 1000 करने की ज़रूरत नहीं है, फिर बाद में 5000 से माइनस करना है, तो वो नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका फिर ओवरऑल फॉर्मूला बन जाता है कि अगर न्यू वैल्यू ढूंढनी हो परसेंटेज डिक्रीज़ में तो ओरिजिनल वैल्यू यूज़ करना हो और करना पड़ेगा, और इस वक्त हम माइनस करेंगे। माइनस क्या, जो परसेंटेज डिक्रीज़ हुआ था। ओके, डिक्रीज़ होगा इसमें, तो वो हमने डालना है इधर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज डिक्रीज़ के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही मेथड, पर हमने इस बार सिर्फ माइनस कर दिया क्योंकि हमको पता है जब डिक्रीज़ होता है उसकी कीमत कम हो जाती है, तो पुराने वैल्यू से नीचे जाना चाहिए, तो इसलिए माइनस यूज़ किया हमने। तो दो आइडिया जानने के बाद अभी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक परसेंटेज इंक्रीज़ और एक परसेंटेज डिक्रीज़ के लिए। तो अभी तुम वीडियो पॉज कर सकते हो अगर तुमने खुद करना है। तो अभी हम शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि उसकी एक पोकेमॉन कार्ड की वैल्यू $5000 थी। एक पोकेमॉन की कार्ड की वैल्यू मतलब होता है कीमत, उसकी कीमत इतनी है। ओके, तो अभी उसकी कीमत है $5000 और तुझे पता है उसकी कीमत 20% बढ़ने वाली है, तो उसकी नई कीमत क्या होगी। तो हमने फॉर्मूला याद करना है। अगर इंक्रीज़ के लिए हमने यूज़ करना है न्यू वैल्यू इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू ब्रैकेट 1 प्लस परसेंटेज इंक्रीज़, क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो इंक्रीज़ के लिए परसेंटेज डाल देना है। पर इसमें अभी पता था कि ओरिजिनल वैल्यू की थी, उसकी शुरू में उसकी कीमत कितनी थी, और अभी बताया कि उसकी कीमत $5000 है। ओके, और उसकी अभी कीमत बढ़ानी है, तो कितने परसेंट, इसमें लिखा है 20%। तो हमने सीधा कैलकुलेटर में ये डाल देना है 5000। और अगर कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना तुम लोग फिर याद कर सकते हो, हमने इस पहले सीखा था अभी कि 20% को हमने पहले फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, तो वो बन जाता है 20/100। फिर उसको अभी डेसिमल में कर देना है, तो 2 डेसिमल पॉइंट हिलाने के लिए उसका फिर बन जाता है 0.2। तो एक्चुअली हम ये भी कर सकते हैं कि 1 + 0.2 होता है 1.2। तो 1.2 फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे टाइम्स 5000 के साथ, फिर हमारा आएगा $600। तो उसकी $600 कीमत हो जाएगी अगर वो 5000 का था और उसकी कीमत 20% बढ़ा दी। ओके, तो नई कीमत होगी 6000। तो चेक कर लो ये तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। अगर सही है तो ग्रेट, अगर नहीं सही है तो चेक करो कहाँ पे मिस्टेक की है और आगे से नहीं करनी। और इस ठीक उसी तरह हमने क्वेश्चन 2 करना है, पर इसमें परसेंट हमने देखना है कि डिक्रीज़ हो रहा है। तो डिक्रीज़ का मतलब हमने सिर्फ चेंज करना है वो माइनस साइन। तो इसमें भी न्यू कॉस्ट होगा, तो न्यू कॉस्ट होगा ओरिजिनल कॉस्ट था 6500, और इस बार 1 माइनस करना है क्योंकि वो डिक्रीज़ था। तो डिक्रीज़ ने हमको बताया कि हमने माइनस करना है, तो इस बार माइनस 30%। तो 30% हमने माइनस किया, और इसका जब कैलकुलेशन करने के बाद तुम लोग फिर वही आइडिया यूज़ कर सकते हो कि 1 - 0.3 होगा, क्योंकि 30% 30/100, दैन 2 बार डेसिमल पॉइंट हिलाने के लिए 0.3।
तो एक्चुअली हमने इसका फिर करना है 0.7 के साथ। तो 0.7 के साथ तुम लोग कैलकुलेशन कर लो कि फिर इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा $455। तो इसकी नई कीमत हो जाएगी $455, क्योंकि उसकी प्राइस 30% गिर गई है। तो 1 माइनस 30%, कैलकुलेटर से निकाल लेना ये $455। तो ये हो गए परसेंटेज इंक्रीज़ और परसेंटेज डिक्रीज़ के एग्जांपल। तो अभी अगर हमको ना परसेंटेज इंक्रीज़ बताया गया है ना परसेंटेज डिक्रीज़ बताया गया है, पर बताया गया है कि पहले प्राइस कितनी थी और आखिर में कितनी रह गई है, तो उसके हिसाब से हमने निकालना है कि वो परसेंटेज इंक्रीज़ होगा का डिक्रीज़ होगा। तो तब हम यूज़ करेंगे फॉर्मूलर कि हमने नई कीमत को पुरानी कीमत से माइनस कर देना है। क्योंकि अभी सोचो, अगर एक चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो मतलब वो पहले छोटी थी, फिर वो बड़ी हो गई है। ओके, तो अगर हम नई कीमत, जो नया है, न्यू एंड ये ओल्ड है, ओके, अगर हम नए को पुराने से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। मतलब हमारे पास बड़ा चीज़ थी और उसके छोटा सा माइनस किया, अभी तक भी कुछ बचा है, तो वो पॉजिटिव आएगा। ओके, तो न्यू माइनस ओल्ड करने से जो चीज़ बढ़ रही है उसका पॉजिटिव आंसर आता है। पर अगर जो चीज़ कम हो रही है, मतलब वो शुरू में बड़ी थी और आखिर में रह गई है छोटी, और सोचो अभी माइनस करेंगे नए को पुराने के साथ, तो नया तो छोटा ही है और तुझे चाहिए बहुत बड़ा पीस, तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि वो आंसर नेगेटिव चला जाएगा। तो ठीक है, इसी तरह तुझे अभी आइडिया हो जाएगा कि अगर चीज़ कम हो रही है तो आंसर, अगर न्यू माइनस ओल्ड करना है, उसका आंसर नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव हिसाब से तुझे पता चल जाएगा वो डिक्रीज़ हो गया। और सही उसी तरह अगर वो छोटे नंबर से बड़ा हो रहा है, अगर हम न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तब तो वो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो उसमें हम पता चल जाएगा कि वो परसेंटेज इंक्रीज़ का ये एग्जांपल है। तो सही वो आइडिया लेके अभी ये 2 क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि एक फ़ोन की कीमत 5,000 से 3,000 तक पहुंच गई है। तो फ्रॉम मतलब होता है कहाँ से शुरू हुआ था, तो इसलिए ये 5,000 हम मानेंगे ये ओल्ड वैल्यू है, और 2 कहाँ पे पहुंच गई, तो ये न्यू वैल्यू है। तो इसी आइडिया से हमने फॉर्मूला में डाल देना है न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड। तो 3,000 इसकी नई कीमत हो गई है और पुरानी कीमत थी 5,000। तो हम जब चेंज देखते हैं ना, तो वो ओरिजिनल वैल्यू से देखते हैं। तो क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू शुरू में होता है, इसलिए नीचे डालेंगे ओल्ड वैल्यू। ओके, तो वो ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे डालते हैं, क्योंकि हमने चेंज देखना होता है कि कितना बदला। तो कितना बदला पहले देखते हैं कि वो था कैसे। ओके, तो ओरिजिनल वैल्यू देखना है। तो इसमें जब हम टाइम्स 100% कर देंगे, क्योंकि हमने परसेंट में देखना है ये इसको, तो इसका फिर देखेंगे कि इसका आंसर आने वाला है -40%। तो -40% से मुझे पता चल जाएगा कि ये डिक्रीज़ है, और कितनी परसेंट पे, 40% पे डिक्रीज़ हो गया ये। ओके, तो इसका आंसर -40 आने वाला था। पर ये याद रखना तुम लोग, ये बहुत स्टूडेंट्स में मिस्टेक्स करते हैं कि हमने जब कैलकुलेटर में डालना है ना, तो परसेंटेज को कैलकुलेटर में डालना, वो उसका यूनिट है। जैसे हम CM कभी कैलकुलेटर में डालते हैं ना, परसेंट इसमें जब परसेंटेज में आंसर देना होता है ना, परसेंट वो यूनिट है। तो इसलिए जब तुम लोग कैलकुलेटर में डालोगे, पहले तुम लोग करोगे 3,000 माइनस 5,000, जो तुम लोगों का आंसर आएगा -2,000। फिर वो -2,000 को तुम लोग डिवाइड करोगे 5,000 से, फिर वो बनेगा -0.4। तो उसको फिर हमने टाइम्स 100 करना है, जो बन जाएगा -40। तो पता चल जाएगा कि -40% है। ठीक है, तो सही उसी तरह हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लेना है। तो फ्रॉम मतलब ओल्ड, टू मतलब न्यू। तो कैलकुलेटर की कीमत 185 से 195 हो गई है। ठीक है, तो हमको फिर देखना है न्यू माइनस ओल्ड करके
नया कीमत इतनी है, पुरानी कीमत थी इतनी, और नीचे भी पुरानी डालनी है। फिर हमने करना है परसेंटेज का फॉर्मूला इस्तेमाल, और इसमें तुम लोग देख लोगे कि कीमत बढ़ रही है तो इसमें पॉजिटिव आंसर आने वाला है और तुम्हारा एक डेसिमल में आएगा ये आंसर। फिर वो इसका आंसर आएगा 5.41%, या फिर तुम लोग परसेंट फ्रैक्शन में भी कर सकते हो इसको, जो लिखोगे 200/37%। दोनों आंसर ठीक है, क्योंकि ये आंसर पॉजिटिव है तो इसका मतलब निकलता है कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज्ड बाय 5.41%। ओके, तो ये हो गया परसेंटेज चेंज का मेथड। तो अभी तुम लोग अभी वर्कशीट जो टीचर देंगे उसको ट्राई करना यही मेथड से, और अगर नहीं हुआ तो आप टीचर से और पूछना कि कहाँ पे तुम लोग मिस्टेक कर रहे हो।